नमस्कार, स्वागत है आप सबका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनयूई पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नियंत्रण रखने के वो पक्ष में नहीं है। एनयूई यानी कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, जिसका अनाउंसमेंट खुद आरबीआई की ओर से पिछले साल हुआ था, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देश में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिले, इसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म की बात आरबीआई ने कही थी, जिसे एनयू का नाम दिया गया। और अब आरबीआई ये चाहती है कि इसका डायरेक्ट कंट्रोल उसके पास ना हो। इसके बजाय राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई जैसे जो नई एजेंसियां हैं वो अपनी भूमिका को बढ़ाएं और इसको निगरानी करें। भारतीय रिजर्व बैंक के एनपीसीआई के साथ साथ जो उसे हक या फिर उसको निगरानी का एक काम देने की बात है, उसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जाता है कि आरबीआई के पास जो मैन पावर, जो स्ट्रक्चर है, वो इतना विशाल नहीं है कि वो इन सब को कैटर कर सके। और इसीलिए एनयूई के काम को जो वित्तीय पहलू इसके साथ जुड़े होंगे वहां पर आरबीआई जरूर देखेगा, लेकिन जो डे टू डे यानी कि हर रोज की जो निगरानी होती है, आरबीआई का कहना है कि वो नहीं कर सकती और इसका काम किसी और एजेंसी को दिया जाना चाहिए। पिछले साल अगस्त में ही एनयू की स्थापना की बात हुई थी, रूपरेखा तैयार की गई थी, और जिस तरीके से लाइसेंस के लिए तमाम कंपनियां और जो अलग अलग संस्थाएं हैं उन्होंने अप्लाई किया, अनुमति देने की बात की गई थी। आज समझेंगे कि असल में ये जो एनयू है, इसका कॉन्सेप्ट जब वित्तीय लेन देन में डिजिटल तरीकों को बढ़ाना है, और अब तक किसी भी वित्तीय लेन देन के साथ सीधे तौर पर आरबीआई की निगरानी जुड़ी रही है, ऐसे में इसकी निगरानी किसे करनी चाहिए और किस तरीके से इसको मजबूत बनाया जा सकता है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आरबीआई के पूर्व सलाहकार अशोक नाग जी हैं, आपका स्वागत है। और एग्रो फाउंडेशन के चेयरमैन और वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद वर्मानी हमारे साथ हैं। वर्मानी सर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं अशोक जी आपसे करना चाहूंगा कि असल में आरबीआई ये क्यों चाहती है कि जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की बात आरबीआई ने कही थी, उसकी डे टू डे की जो वर्किंग है, उसकी निगरानी एनपीसीआई या किसी इस तरीके के संगठन को करनी चाहिए, आरबीआई को नहीं करनी चाहिए? देखिए, जब एनयूई का आरबीआई का जो सर्कुलर निकल गया था, जो सिस्टम को आरबीआई का इंट्रोड्यूस करना चाहता था, उसका टाइम में आरबीआई बोला था, दे ऑब्जेक्टिव था इसका, जो माल था, देयर शुड बी ए कंपटीशन होना चाहिए। इसके साथ बिकॉज एनसीपीआई ऑलरेडी ए ऑर्गेनाइजेशन था जो आरबीआई एक्चुअली प्रमोट किया था। इनमें एनसीपीआई में फर्स्ट एमडी था, बोर्ड था आरबीआई का ही, मैं ज़्यादा कहा, तो वो एक वेरी सक्सेसफुल हुआ था एनसीपीआई का। उसका जो रुपे सिस्टम, यूपीआई सिस्टम, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। अभी आरबीआई बोला था इसको तो कंपटीशन चाहिए, इसके लिए पेमेंट सिस्टम में नया एंटिटी आना चाहिए, उसका लिए एनयूई का सर्कुलर आरबीआई निकल गया। अभी मैं तो सोचता जो आरबीआई एनसीपीआई कैसे, बिकॉज आपको देखिए पेमेंट सिस्टम एक्ट है 2017 में, उसका वे क्लियरली बोला था पेमेंट सिस्टम में रेगुलेटर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी जो नया ये जो सिस्टम बोलते हैं एनयूई, वो तो पेमेंट सिस्टम के पार्ट हुआ ना, इससे पेमेंट सिस्टम का पार्ट हुआ, तो वो जो पेमेंट सिस्टम का पार्ट हुआ उसका रेगुलेशन तो आरबीआई करना ही पड़ेगा। तो एनसीपीआई का जो रोल है एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करेगा, वो क्या डे टू डे का रेगुलेशन आरबीआई करेगा, सुपरविजन में कुछ को अनदर से एजेंसी करेगा? ये मैं तो नॉट वेरी क्लियर फॉर मी दैट ये आरबीआई क्यों चाहता है, जिसको कंपटीशन के लिए एनयू बनाया उसको भी वो बोलेगा जो वो उसका देखभाल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एनसीपीआई देन विल बी आउट ऑफ द एंटायर पेमेंट सिस्टम। ये क्या आरबीआई मांगता है? अब मैं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है जो अभी एनसीपीआई यदि का उसको डे टू डे रेगुलेशन करेगा, वो खुद तो आप कह रहे हैं कि एनपीसीआई क्योंकि खुद एक पेमेंट गेटवे एक बैंक है और इसीलिए वो इसका रेगुलेटर नहीं बन सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और इसीलिए आरबीआई जो एक्ट है जिसके तहत जो वित्तीय लेन देन के तमाम मैं कहूं कि मोड हैं, उसमें आरबीआई ही
अंतिम निगरानी या उसकी जो है पावर्स होनी चाहिए या होती हैं? नहीं, सी पेमेंट सिस्टम का एक्ट चेंज नहीं करता है जब तक नहीं होता है। तो आरबीआई अकॉर्डिंग टू द एक्ट, आरबीआई का रेगुलेटर, ओनली रेगुलेटर फॉर पेमेंट सिस्टम, एंटायर पेमेंट सिस्टम, एनी ऑर्गेनाइजेशन जो पेमेंट सिस्टम को इन्वॉल्व होता है, पेमेंट सिस्टम में कोई फंक्शनिंग होता है, उसका रेगुलेशन आरबीआई, उसका सुपरविजन आरबीआई करेगा। एक्ट में लिखा है। अभी आरबीआई ये सुपरविजनरी एक्टिविटी किसी को देगा, दूसरा आदमी को देगा, वो एक्ट में परमिशन है कि नहीं है, ये लीगल इशू मैं तो कुछ नहीं बोल सकता है, बट ये डेफिनेटली इज नॉट एज पर द एक्ट डेफिनेटली। ओके, विरमानी सर, आखिर आरबीआई को निगरानी में दिक्कत है क्यों? क्या मंशा है? क्योंकि जब हम तमाम पेमेंट गेटवेज को देखते हैं जहां पर फाइनेंस जुड़ा हुआ है और जो पुराने कानून और आरबीआई के एक्ट जब उसका गठन हुआ उससे तमाम चीज़ें निकलती हैं, वो सीधे तौर पर आरबीआई को ताकत देती हैं, लेकिन आरबीआई खुद कहता है कि वो निगरानी से हटना चाहता है एक तरीके से। क्यों? देखिए, इसमें दो फंडामेंटल इश्यूज हैं। मैं थोड़ा ब्रॉडर इशू पहले एड्रेस करता हूं जिसके बीच में ये रेगुलेशन और इसका मायना आता है। ये ब्रॉडर इशू है, इशू इज ऑफ पब्लिक गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसकी भी जो थिंकिंग है वो इवॉल्व हो रही है और बजट में कई नई चीज़ें इसमें की थी। अगर आप चाहोगे तो मैं उसमें जाऊंगा, पर आई विल जस्ट अप्लाई दैट इशू। तो जो पब्लिक बेसिक पॉइंट पब्लिक गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि कई लेवल्स होते हैं। फंडिंग होती है, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रनिंग और रेगुलेशन। तो जो नई थिंकिंग है, पहले थिंकिंग होती थी गवर्नमेंट सब कुछ करता था, गवर्नमेंट बनाता था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको रेगुलेट करता था, सब कुछ ही वो अपने आप करता था। फिर थिंकिंग आई कि अब सेपरेट रेगुलेटर्स बनाओ, और फिर अब थिंकिंग आ रही है कि कंस्ट्रक्शन भी शायद हमें नहीं करनी है, मेंटेनेंस भी नहीं करनी है, वो भी प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाओ, compete करो। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। तो इसका एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर इशू पे कैसे है? तो इशू ऐसे है कि पहले सोचा था कि एक यूनिफाइड पेमेंट नेटवर्क होगा, एनपीसीआई, जिस वो अपने आप ही रेगुलेट हो जाएगा क्योंकि पब्लिक सेक्टर होगा। हमारी पहले ये भी थिंकिंग, आप याद रखिए, पहले थिंकिंग थी कि अगर गवर्नमेंट ही हाईवे बनाती है वो अपने आप ही रेगुलेट हो जाएगा। तो सिमिलर थिंकिंग से ये एनपीसीआई का शुरू हुआ था कि अगर पेमेंट सिस्टम बनाएगा तो वो अपने आप रेगुलेट हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अब नई थिंकिंग आ रही है जो अब हम डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि हम एंटिसिपेट करते हैं ये बहुत बड़ी चीज बनेगी। पहले हम सोचते थे ये स्मॉल एडिशन टू द नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड, ब्रिक एंड मॉर्टर जैसे कहते थे, या डिजिटल पेमेंट्स, दैट इट इज अ साइड थिंग। बट नाउ वी एनविसेज दैट दिस विल बी अ बिग पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, इट मे बिकम द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो नई सोच आ रही है। तो अब की सोच ये है कि उसको डुअल सिस्टम बना दो। तो आरबीआई भी, जैसे गवर्नमेंट पहले सोचता था फिर उसने रेगुलेटर बनाया, तो आरबीआई सोच रहा है कि हम अब बहुत चीजें कर रहे हैं, there are so many things we are regulating, so make it NPCI a specialized regulator और let private sector make the infrastructure, compete करें, उसको maintain करें, etc etc। तो broadly ये नई अप्रोच है, नई थिंकिंग है। ऑब्वियसली जैसे इन साहब ने बोला कि इसमें शायद आरबीआई एक्ट में या जो भी अदर एक्ट्स हैं उनके में शायद तब्दीली लानी पड़ेगी। लेकिन विरमानी सर, क्योंकि जब किसी भी, चाहे वो गेटवे की बात करें, पेमेंट बैंक की बात करें या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जहां पर भी वित्त जुड़ा हुआ है वो सीधे तौर पर आरबीआई की निगरानी या आरबीआई के सार्वभौमिक जो ताकत है उसके अधीन आ जाता है। यहां पर अगर आरबीआई डे टू डे निगरानी से हटकर ओवरऑल एक अम्ब्रेला निगरानी जो है उसको कर सकती है, लेकिन क्या जो भी सेकेंड लेयर होगी या फर्स्ट लेयर होगी निगरानी को लेकर वो उतनी प्रभावशाली हो सकती है या उतनी ज़्यादा, मैं कहूँ कि न्यूट्रल और बैलेंस नज़रिए से हो सकती है जो कि आरबीआई की भूमिका थी वो उसमें आ जाए? नहीं, डेफिनेटली हो सकती है। ये अगेन अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर को लें तो दो टाइप, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपको याद होगा, तो उसमें उससे पहले कई देश जो थे वो जैसे यूके में, जो यूके का फाइनेंशियल इक्विवेलेंट ऑफ आरबीआई, द बोर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड था,
उन्होंने रेगुलेटरी सिस्टम्स को उसको अलग कर दिया था। तो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो फिर वो थिंकिंग आ गई कि जैसे हमने किया था, हमने सेपरेट नहीं किया था, उसको इकट्ठा रखा था कि ये परहैप्स बेटर सिस्टम है। तो ये कंटिन्यूअसली सोच विचार होता रहता है। तो अब का सोच ऐसे लगती है कि आरबीआई में जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बैंक्स, एनबीएफसीज, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ब्रॉडली जो बड़े बड़े सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो जो सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर होंगी और कई अदर चीजों को कोई सब रेगुलेटर्स। तो एनीवे पेमेंट सिस्टम इज नॉट, दो इट अंडरलाइज एवरीथिंग दैट टेक्स प्लेस, पर उसमें स्पेशलाइज्ड है, इतना न्यूट्रलिटी थोड़ी इजी है उसमें इम्प्लीमेंट करनी। तो ये नए टाइप के चीजें बनाई जा रही हैं। जैसे अर्बन बैंक्स का पहले सब रेगुलेटर होता था, उसको आरबीआई में वापस ले लिया है, इसमें दूसरी तरह जा रहे हैं। तो these are matters of judgment, of course there can be counter arguments, जैसे ये साहब बोल रहे हैं कि perhaps better है कि इसको डायरेक्ट रखें, पर there is other types of thinking and I am not convinced that direct because payment system सब जगह है, but it is not that fundamental to macro stability. Okay. It is in a way when frauds occur, so it's more a fraud issue. तो fraud detect करने के लिए ज़्यादा intensive current डे टू डे मॉनिटरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कई बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे यू हैव टू बी केयरफुल कि उनके सिस्टम्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वो पंजाब नेशनल बैंक के सिस्टम्स डिटीरियोरेट हो गए थे, तो उसमें अगर एनुअल रेगुलेशन भी बहुत ठीक तरह प्रॉपरली होती, उसमें भी हम ऑडिटर्स की लेते हैं। तो इन सम वेज यू कैन थिंक दैट एनपीसीआई कुड बिकम अ काइंड ऑफ ऑडिटर, जो डिटेल में जाता है पेमेंट सिस्टम में। सो हाँ नाग सर, जो गरबानी सर कह रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें कॉन्सेप्ट जिस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी और उस डिजिटल मैं कहूँ कि पेमेंट का इकोनॉमी पर रोल बढ़ता जा रहा है, उसका शेयर बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर रेगुलेटर, सब रेगुलेटर या इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ी है और उसके कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं असल में। लेकिन फिर भी अगर आरबीआई निगरानी के लिए तैयार है या निगरानी करती है, तो क्या वजह है कि उसके पास ओवरबर्डन हो जाएगा, फाइनेंशियल्स जिस तरीके से उसकी वो कमज़ोर हैं, उसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, मैन पावर यानी कि जो एम्प्लॉई है उनके पास वो उतने ज़्यादा ट्रेंड या उतनी नंबर्स नहीं हैं ताकि इन सबको संभाल पाएँ, या फिर कुछ और? देखिए, मैं यही नहीं बोलता था कि निगरानी आरबीआई करना चाहता। देखिए, इन यूएसए में देयर इज ए कंट्रोलर ऑफ करेंसी, ओके, वो करेंसी कंट्रोलर जो होता है उसको भी एक रेगुलेटर है टू सम एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द करेंसी। बैंकिंग सेक्टर में वो कंट्रोलर करेंसी करता है, बट इट्स ए रेगुलेटर, इट्स ए गवर्नमेंट एजेंसी एंड बाय सम एक्ट। सिमिलरली यूके, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द योर आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड। वो क्या करता है, फाइनेंशियल कंडक्ट, कंज्यूमर का जो ध्यान रखना चाहता है फाइनेंशियल को, उसको प्रोटेक्शन के लिए एक्टिविटी अभी आप एफसीए करता है। तो ये कोई बात नहीं है कि सब कुछ पेमेंट सिस्टम, सब कुछ बैंकिंग सिस्टम, एवरी पार्ट आरबीआई रेगुलेटर होगा, ये नहीं है, बट रेगुलेटर होना चाहिए। माय क्वेश्चन है, एनसीपीआई ए प्राइवेटली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, कैन इट बी कॉल्ड ए रेगुलेटर? ठीक है, निगरानी आरबीआई नहीं कर सकता, दैट इज एन इशू, दैट इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। एक टाइम में आरबीआई सोचा था ये सुपरविजन डिपार्टमेंट, दैट्स व्हाई सुपरविजन ए बोर्ड आरबीआई किया था, तो सो दैट देयर इज ए इंडिपेंडेंट kind of a surveillance of the super system independently. दैट का सुपरविजन बोर्ड था, नॉट आरबीआई का बोर्ड, ए सेपरेट बोर्ड किया था जो सुपरविजन डिपार्टमेंट को काम को निगरानी करने के लिए। दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द आरबीआई, बट देयर इज सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप था, ये जरूरत होता है। सिमिलरली पेमेंट सिस्टम का जे बिरबानी साहब बोलता है, जे बहुत कुछ अभी होता है। अभी देखिए, अभी बिटकॉइन है, अभी बिटकॉइन इज ए करेंसी, ए काइंड ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी बोलता है, उसको इंडिया में चलेगा कि चलेगा नहीं, ठीक है। अभी देखिए आरबीआई का जे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जे बढ़ाने के लिए ये तो बहुत अच्छा है ना, डिजिटल पेमेंट सिस्टम चाहिए। लेकिन नाग साहब, मेरा सवाल ये नाग साहब कि
आरबीआई को अगर निगरानी करनी तो ये भी तो वजह हो सकती है कि उसके पास वो मैन पावर नहीं, वो स्ट्रेंथ नहीं, जो कि इतने ज्यादा स्ट्रक्चर को मॉनिटरिंग करने के लिए जरूरत है। सो निगरानी करने का जो आरबीआई कैन डाउनलोड टू समबडी, पर निगरानी करने के लिए एक रेगुलेटर बनाना चाहिए। एनसीपीआई कैन नॉट बी ए रेगुलेटर, आइदर एनसीपीआई का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी माने पावर देना चाहिए था, बाय द एक्ट सम एक्ट हैज टू बी देयर पार्लियामेंट। वो एक प्राइवेटली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी कॉल्ड ए रेगुलेटर, दैट्स माय पॉइंट। ओके, बट सर विरमानी सर, जो नाग साहब कह रहे हैं वो टेक्निकल एक इशू कर रहे हैं कि क्योंकि एक प्राइवेट प्लेयर है और एज अ लीगल मैटर वो अगर देखा जाए तो एक स्टेक होल्डर है, तो मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं बन सकता। लेकिन न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को अगर हम देखें, जिस तरीके से ज़रूरतें हैं और जिस तरीके से अगर हम आरबीआई के अब तक के रोल को विरमानी साहब देखें, उसके ऊपर जो भी भार है, मैं कहूँ अलग अलग संस्थाओं को निगरानी या बहुत कुछ, क्या वक्त अब ये ऐसा है कि जब हमें कुछ नए रेगुलेटर्स की तरफ बढ़ना होगा फाइनेंस सेक्टर में, सिर्फ आरबीआई के सहारे नहीं रुकना होगा? Yeah, so the point, yes, I think ये पॉइंट सही है, इनका बिल्कुल सही है कि फॉर्मली तो जो रेगुलेटर है वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड हो सकता है, सेमी प्राइवेट एजेंसी कैन नॉट बी द अल्टीमेट रेगुलेटर। वो बिल्कुल सही पॉइंट है इनका, इन प्रैक्टिस एंड लीगैलिटी, नो डाउट अबाउट इट। पर हमने देखा है कि कई चीज़ों में लेयर्स होते हैं, लेयर्स ऑफ रेगुलेशन, किसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, इंडस्ट्री बॉडीज। तो हम इसको सोच सकते हैं, पॉइंट उनका वेल टेकन, आई डोंट डिनाई व्हाट ही इज सेइंग, बट इन अ वे जो एनसीपीआई है इट मे बिकम अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए भी यू हैव टू बी केयरफुल। वो फिर आएगा कि आप एक एंटिटी को ओन भी करते हो कि सेपरेट है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो थोड़ी बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे सेपरेट होनी चाहिए ना। अगर वो कॉम्पिटिटर भी है, उनका एक पेमेंट सिस्टम है और वो हम और उसके साथ compete कर रहे हैं, तो वो भी अनफेयर हो जाता है। तो सम रीऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली, ही इज वेरी राइट, आरबीआई साहब के जो फॉर्मर बता रहे हैं आपको, हिज पॉइंट इज क्वाइट करेक्ट। बट व्हाट माय पॉइंट इज कि ये चीजें इवॉल्व होंगी, नई डायरेक्शन है, तो आई थिंक दैट विल बी वर्कड आउट टेकिंग अकाउंट ऑफ जो पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, डेफिनेटली। लेकिन सर, क्या आरबीआई को जो निगरानी का काम है, जो इस वक्त उसके पास पूरा का पूरा एजेंडा है, उसका वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा, और इसलिए हमें अब सब रेगुलेटर्स के अलग अलग, मैं कहूँ कि बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें, जो फाइनेंस का पूरा ओवरऑल सेक्टर, उसमें सब कैटेगरीज के साथ में सब रेगुलेटर्स की ज़रूरत है और वक्त आ गया है उसकी तरफ बढ़ने के लिए, विरमानी साहब? हाँ, सो जैसे मैं बोल रहा था स्पेसिफिकली टू योर क्वेश्चन, जैसे पहले फोकस था खाली बैंक्स पे, फिर हमने डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बैंक मेरे टाइम पे किया था डिसाइड कि ये आरबीआई में होगा और नॉन डिपॉजिट टेकिंग को अलग छोड़ देंगे, वो भी बीच में ले लिया है। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हम सोचते थे कि कोई सेपरेट होगा, नेबार्ड, ये वो सेल्फ स्मॉल रूरल बैंक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक तरफ से ये हो रहा है, ये सबको इंटीग्रेट किया जा रहा है आरबीआई के अंडर, क्योंकि एक्सपीरियंस से लगता है कि ये जो रेगुलेटरी गैप्स बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं, तो वो जो सारा बैंकिंग और शैडो बैंकिंग जिसको कहते हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है कि अगर बैंकिंग सिस्टम डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, उसको सिंगल रेगुलेशन चाहिए। तो इससे आपने जैसे बोला बहुत काम बढ़ गया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हो सकता है इसीलिए आरबीआई सोच रहे हैं कि हम ये मेजर इंटीग्रेटेड बैंकिंग एंड क्रेडिट सिस्टम पे फोकस करें और जो बाकी चीजें इनडायरेक्ट रेगुलेशन है वो थोड़ा डिस्टेंस कर दें, नॉट गिव अप। फाइनल रेगुलेटर हैज टू बी द आरबीआई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इन्होंने क्वाइट राइटली बोला, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अ गवर्नमेंट रेगुलेटर। पर शायद उसको कई डिफरेंट तरीकों से पार्शल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा से रेगुलेशन कर सकते हैं, ताकि और the size of RBI ना बढ़े, you know, जैसे आपने कहा, to get more and more, doubling the size of RBI may not be a great thing, you know, if they are going to regulate everything. नाग सर, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि एक सिंगल जो सिस्टम है रेगुलेशन का वो होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसके भी पक्षधर हैं कि जैसे जैसे दायरा बढ़ रहा है, डिजिटल पेमेंट और फाइनेंस में बहुत सारे नए
टूल्स ऐड हो रहे हैं, तो एक मेन रेगुलेटर के साथ सब रेगुलेटर या फिर अलग अलग रेगुलेटर्स रखे जा सकते हैं। दोनों में अगर हम समझें तो क्या बेस्ट ऑप्शन है, और दोनों के अगर फायदे या नुकसान की बात करें वो आपकी नज़र में क्या हो सकता है, चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, मल्टीपल रेगुलेशंस जरूरत है, बिकॉज एक लार्ज आरबीआई वो सब कुछ देख, इवन फॉरगेट अबाउट द पेमेंट सिस्टम। आप देखिए, सुपरविजन ऑफ द बैंक्स इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आरबीआई का जो निगरानी है उसको पढ़ना है। अभी आरबीआई का देखिए क्या प्रॉब्लम है। आरबीआई का, आरबीआई मालूम पड़ेगा जो सुपरविजन इज ए स्पेशलिस्ट एक्टिविटी। इसके लिए वो चाहता है जो उसका कैडर में एक सुपरविजन कैडर को ट्राई करता है, बट दे कैन नॉट डू इट। They require, RBI requires, there is a debate in RBI also, the supervision should be separately. There is no problem in having that. Supervision is a specific activity. RBI का जो main activity है, जो monetary policy, banking policy, as a RBI can कर सकता है. Supervision is a direct activity, and today, any supervision activity by RBI, forget about payment system, is much more complex technologically. Banking also is technology driven now. एंड आरबीआई का जो पीपल है उसको इतना जो स्पेशलिस्ट चाहिए जो वो जब सुपरविजन करेगा, जब जाएगा उसको देख सकता है। इफ आई गो टू ए सिस्टम, अभी कोर बैंकिंग सिस्टम डिजिटल है, हाउ डू आई नो दैट एवरग्रीनिंग होता है कि ना, दो आई शुड बी एबल टू गिव ए क्वेरी टू द कोर बैंकिंग सिस्टम, फाइंड आउट द रियलिटी दिसका ए सब जिनिस को सुपरविजन इज आल्सो वेरी मच टेक्नोलॉजी ड्रिवन नाउ। Okay. Now, इसके लिए आरबीआई को चाहिए दूसरा सिस्टम कर सकता है, क्यों नहीं? एंड इंटर रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन, इसके लिए तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट a separate organization has been created so that SEBI, RBI, everybody come together, because there is a even exchange, say SEBI का जो activity जिधर में also money is being a huge amount of money is being made and invested, उसको साथ तो आरबीआई का इंटरेक्शन होता है। आरबीआई का पर्सन इज बिकमिंग ए बोर्ड मेंबर होता है इसके लिए ना। तो रेगुलेशंस अंडर फाइनेंशियल सेक्टर में भी मल्टीपल, नाबार्ड आरबीआई क्रिएट किया था, इंटरनल डिपार्टमेंट था, अभी नाबार्ड इज सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। सो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी देयर फॉर द पेमेंट सिस्टम रेगुलेशन, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी देयर एंड एवरीबॉडी कैन कोऑर्डिनेट थ्रू ए काइंड ऑफ ए सिस्टम। वी हैव इट, कोऑर्डिनेशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, but that does not mean that we cannot have a multiple regulator who are specialized in a particular area. ओके, फिरमानी सर, एक आखिरी सवाल आपसे सर, कि जिस तरीके से हम इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड जैसा कि एक ट्रेंड रहा है और इंडिया में भी वही नज़र आ रहा है कि डिजिटल मोड का लगातार दायरा और उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चाहे वो आरबीआई जैसी संस्थाएं हों या फिर किसी हम दूसरे रेगुलेटर्स की बात करें, उसके लिए किस तरीके की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, और जो मोड इस वक्त हम अपनाने की बात कर रहे हैं भारत जैसे देश में, वो क्या एक बेटर मोड हमारे सामने विकल्प के तौर पर नज़र आ सकता है? देखिए, जब इनोवेशन होती है तो जो इनोवेटर्स होते हैं वो फ्रंटियर्स पे होते हैं और प्राइवेट सेक्टर आता है। जनरली इनोवेशन प्राइवेट सेक्टर से ही होती है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं खाली आज की बात नहीं कर रहा, ये हमने रिपीटेडली देखा है कि थोड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाती हैं क्योंकि उनकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हायरिंग, फायरिंग और काइंड्स ऑफ थिंग, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स उनको फॉलो करना पड़ते हैं, पार्लियामेंट को रिपोर्ट देना है और सो ऑन। तो अब जैसे ये नई डिजिटल इकोनॉमी है, इसके कई फ्रेमवर्क है। मुझे अभी भी याद है कि मैं कुछ 10 साल पहले मोबाइल बैंकिंग की बातें करता था और आरबीआई को तकरीबन 4-5 साल लगे थे कि उसको परमिट करने में। और ऐसे अब आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं है, उनको गैदर करना पड़ेगा। तो जैसे डिजिटल बढ़ रही है तो डेफिनेटली, और पेमेंट सिस्टम भी सारा डिजिटल होता जा रहा है, काफ़ी हद तक ऑलरेडी हो गया है। तो हो सकता है कि बेस्ट थिंग वुड बी टू क्रिएट इनिशियली होल्ड वन डिजिटल रेगुलेटर फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग पेमेंट्स एटसेट्रा, जो इनिशियली कुड बी पार्ट ऑफ द आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन, बट बाकी इंटेंशन हो के अल्टीमेटली उसको सेपरेट रेगुलेटर बना दिया जाए। सो दैट सजेशन इम्प्लिसिटली मेरे इन्होंने बताया, तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग। और वो प्रॉब्लम जो आपने भी बोला कि आगे ही आरबीआई ने बहुत चीज़ें ले ली हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एवरीथिंग इज नॉट अंडर डायरेक्टली अंडर आरबीआई, तो परहैप्स दे शुड ट्राई एंड शेड सम ऑफ दीज कोरिलेटेड थिंग्स। मे बी गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट के लिए सेपरेट होना चाहिए एंड सो ऑन। मतलब थिंकिंग चाहिए होती है। ये ऐसे
एक मिनट में ये डिसाइड नहीं किया जाता, बट आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट यू हैव मेड, दैट वर्थ स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट दीस थिंग्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू नाग साहब, थैंक यू रानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि असल में जो फाइनेंस सेक्टर वहाँ पर किस तरीके से डिजिटल मोड को बढ़ावा देने के लिए जो कदम अब तक सरकार या फिर आरबीआई की ओर से उठाए जा रहे हैं उसकी निगरानी एक बड़ी चुनौती है और उस निगरानी को लेकर ही आरबीआई ने कहा कि निगरानी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सवाल ये उठता है कि क्या कई सब एजेंसीज बनाई जा सकती हैं और उन सब के ऊपर आरबीआई हो या फिर आरबीआई ही सभी संस्थाओं और सभी गेटवेज या सभी मोड की निगरानी करती रहे। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।